तो मैंने इसमें चंद्रमा का थोड़ा परिचय देने का प्रयास किया है। और फिर दूसरा ये है कि स्पेस एक्टिविटी किस प्रकार से शुरू हुई, किस स्पेस एक्टिविटी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसमें कार्यक्रम शुरू हुए, और फिर भारत में भी इसका उदय कैसा हुआ। और ये दो तीन बातें बताने के बाद फिर मैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के विषय में थोड़ा थोड़ा उनका विवरण करूंगा, और उनसे हमने क्या सीखा वो भी बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे इस विषय में भंडारी साहब, प्रोफेसर भंडारी, जो मेरे सीनियर रहे हैं और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में सीनियर प्रोफेसर थे, वो इसमें विद्यमान है। तो वो तो मेरे से कई गुना ज़्यादा इस फील्ड में जानते हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं और हम लोग शुरू करते हैं ये चर्चा। आपके यदि कोई प्रश्न है आप बाद में पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैंने यहाँ मेरे 2 ईमेल एड्रेस भी लिखे हैं। एक susilawats@gmail.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, और दूसरा ये संस्था जो फिजिक्स स्पेस एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है उसका है serfahmedabad@gmail.com। इन पे स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी के प्रश्न आप लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। यदि मुझे उत्तर आता होगा तो मैं उनका उत्तर स्वयं दे दूंगा, और यदि मैं नहीं जानता हूँगा तो मेरे काफ़ी मित्र हैं, अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मैं उत्तर प्राप्त करके आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा, बट मैं जवाब जरूर दूंगा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। स्लाइड क्यों नहीं जा रही है? मैं एक कर्सर भी ले लूँ, 1 मिनट। पॉइंटर ये है, ये लेजर, ये दिखाई पड़ता है शायद, लेजर पॉइंटर। हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। इन दोनों के केंद्र की जो दूरी है वो 3,84,000, लगभग 400 किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा का मास, इसकी मात्रा पृथ्वी की मात्रा, यानी पृथ्वी की मात्रा है उससे 81 टाइम्स कम है। और डायमीटर, DE डायमीटर है अर्थ का, उसका 1/4 डायमीटर है। इस मास और डायमीटर के परिवर्तन के कारण चंद्रमा पे जो ग्रेविटी है, जैसे पृथ्वी पे ग्रेविटी है जिसके कारण हम सब यहाँ पे हैं, और वायुमंडल भी यहाँ पे उसी के कारण स्थित रहता है, वहाँ पे ये ग्रेविटी 1/6 है। इसलिए उससे के कारण दो बातें हो जाती हैं कि चंद्रमा पे वातावरण बहुत थिन हो जाता है, बहुत ही कम है, लगभग पृथ्वी की तुलना में ना के बराबर वातावरण है। और दूसरा ये कि वहाँ पे जब हम चलते हैं तो चलते नहीं, लगभग ऐसा लगता है जैसे उड़ रहे हो। जैसा हम पृथ्वी पे 1 फीट का स्टेप लें तो वहां पे करीब 5 या 6 फीट का हो जाएगा। तो उसके कारण हम लोग वहां चलने के बजाय उड़ते से प्रतीत होते हैं। तो ये विशेषता है। दूसरा, ये फेजिज ऑफ मून तो आप सबने देखे ही हैं कि अमावस्या के दिन से पूर्णिमा तक ये 15 दिन का लगभग जो परिवर्तन है, यहाँ पे कुछ सेकंड में आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें एक विशेषता है कि हम चंद्रमा का चाहे छोटा भाग देखें, आधा भाग देखें, 3/4 देखें, या पूरा चंद्रमा देखें, केवल हमें यही फेस दिखाई पड़ता है। दूसरा जो, चूंकि चंद्रमा तो गोल है, जो हमें ये फेस दिख रहा है इसके पीछे भी इसका एक फेस है जिसको हम कहते हैं फार साइड ऑफ मून। ये नियर साइड है और वो फार साइड है। वो हमें यहाँ से दिखाई नहीं पड़ती, उसको हम यहाँ से नहीं देख सकते हैं। उसको केवल ये जो चंद्रयान जैसे कई मिशन अमेरिका और रशिया, जापान, चाइना, नोन छोड़े और हमारे, उनसे केवल उनके जो सैटेलाइट है, मून पे जो सैटेलाइट भेजे गए जो मून को ऑर्बिट करते हैं, केवल उनके द्वारा ही उस साइड को देखा जा सकता है। ये विशेष बात क्यों है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे इसका जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, इसमें तो ये पृथ्वी है, और ये पूर्णिमा से कैसे चंद्रमा घटता घटता अमावस्या में घट जाता है, और फिर अमावस्या से बढ़ता है बढ़ता फिर से पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। एक परिक्रमा में ये सारा काम हो जाता है। अब यहाँ पे ये राइट साइड पे इसको एक वीडियो के द्वारा दिखाया है कि इसमें ये जो घूमने वाला ऑब्जेक्ट है ये चंद्रमा है, और पृथ्वी, ये बीच में पृथ्वी है। इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ये एरो लगाया है उससे प्रतीत हो, पता लगेगा
कि जब चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है उतने ही समय में ये अपने चारों तरफ भी एक बार घूम जाता है। इसी के कारण से क्या होता है, इसमें जैसा दिखाया भी है कि जो फेस हमारी पृथ्वी की तरफ है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ वही फेस रहता है और वही केवल हम देख सकते हैं, उसके जो दूसरी तरफ वाला फेस है वो दिखाई नहीं पड़ता। और वास्तव में तो ये यदि पृथ्वी स्टेशनरी रहती जैसा कि यहाँ पे है तो इसका जो ये घूमने का पीरियड है, कितना समय लगता है, वो पृथ्वी पे जो हम लोग दिन जानते हैं ना 27.3 दिन में ये पूरा हो जाता है। पर चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है, तो इन गतियों के कारण ये हमें पृथ्वी पर रहते हुए लोग जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो चंद्रमा का जो अपेरेंट पीरियड है वो 29.5 दिन हो जाता है, लगभग 2 दिन से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। और इस चूंकि 29.5 है, इसीलिए हमारे ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो हमारे कैलेंडर में दिए गए हैं वो 15 लगभग 15 दिन के होते हैं। एग्जैक्टली 15 दिन ना होने के कारण ही कभी कभी कोई तिथि घटती है और कभी बढ़ती है, वो कैलेंडर की विशेषता, बात काफी अलग बात है। और ये वो दोनों चित्र यहाँ पे बताए हैं, ये नियर साइड है, राइट साइड पर जो दिखाई है, जिसका हम आधा भाग भी देखें तो ये दिखेगा, पूरा भी ये देखेंगे, इसका कोई इधर का पार्ट देखे इधर, केवल यही फेस दिखता है। और ये देखिए इसकी फार साइड है जो हम कभी नहीं देख सकते, केवल सैटेलाइट ही इसको देख सकते हैं, वो ये है। और इन दोनों को आप यदि तुलना करके देखेंगे तो पता लगेगा इनमें कुछ सिमिलरिटी भी है बट काफी डिसिमिलर है इसकी स्ट्रक्चर और फार साइड की स्ट्रक्चर, और इसीलिए इन दोनों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सूर्य का जो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश लगभग नहीं है माइक्रोवेव के अलावा, बाकी जो प्रकाश जिस तरह से हम प्रकाश मानते हैं वो प्रकाश चंद्रमा का नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के हमें दिखाई पड़ता है। और सूर्य हमेशा चंद्रमा के आधे भाग पर प्रकाश डालता है, जब वो आधा पूरा भाग हम देख पाते हैं तो वो पूर्णिमा होती है, और जब अमावस्या के दिन सूरज का प्रकाश चंद्रमा की केवल ये जो फार साइड यहाँ पे दिखाई है केवल उस पर पड़ता है, नियर साइड पर प्रकाश होता नहीं है, तो इसलिए अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। चंद्रमा की जो प्रकाशित भाग है वो पृथ्वी से अपोजिट साइड में है और हम जो देखते हैं वो अंधेरा वाला है, तो इसलिए हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यदि चंद्रमा हमें दिखता है कभी तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और उस टाइम पे सूरज के बीच में जो काला काला दिखाई पड़ता है वो चंद्रमा है, वास्तव में वो चंद्रमा है। तो ये बातें, और एक बात और विशेष ये है कि हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के काफी नजदीक है, और आकाश में जितने भी हम पिंड देखते हैं सूरज के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला हमारा चंद्रमा है। बाकी सब तारे ग्रह जितने भी हम आकाश में देखते हैं उन सब का प्रकाश चंद्रमा की तुलना में बहुत कम है। और इसी चंद्रमा के कारण जो पहले हमारे पूर्वज थे, जो जब खाना ये खेती वगैरह बिल्कुल नहीं होती थी तो वो केवल शिकार पे ही निर्भर करते थे, जानवरों को मार के ही खाते थे, तो उसके लिए चंद्रमा का के प्रकाश का बहुत महत्व था जीवन के लिए। और हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा है कि ये जो जीव जो वनस्पति जो पैदा होती है उसमें भी चंद्रमा के प्रकाश का योगदान है। पर इसका मैं कोई वैज्ञानिक उसकी देख नहीं पाया, कहीं मिल नहीं पाया मुझे कोई कि वैज्ञानिकता के हिसाब से आज जो बॉटनी और या एग्रीकल्चर हम जानते हैं उससे इसका सही अर्थ है या नहीं है, बट ऐसा माना जाता है। और हमारी पृथ्वी पे जो टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटा जो हम देखते हैं समुद्र के किनारे और बड़े बड़े तालाबों में भी ज्वार भाटा को देखा जा सकता है, ये भी चंद्रमा में मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण होते हैं। यदि चंद्रमा बहुत छोटा है, सूरज का भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बट सूरज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन चंद्रमा का है।
तो इसलिए चंद्रमा हमारे लिए बहुत विशेष है। और यहाँ पे जो राइट साइड पे आप चित्र देख रहे हैं, इसमें बीच में सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। और दूसरे ग्रह, जो पहले तो 9 ग्रह थे होते थे, और अभी 8 ही ग्रह रह गए। तो इसमें देखिए मरकरी दिखाया है ये, और इस मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस दूसरे नंबर पे आता है, उसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। हमारी पृथ्वी का केवल एक सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। और इसी तरह से दूसरों को भी हम चंद्रमा ही कह सकते हैं। मंगल का मार्स जो है, उसके 2 मून हैं, और मार्स के बाद जुपिटर के तो बहुत सारे मून हैं। जुपिटर के 4 मून तो लगभग 400-500 साल पहले, जब पहला टेलीस्कोप बना था और उसको जुपिटर देखने के लिए काम में लिया था, तो उसी समय पे हमें जुपिटर के 4 सैटेलाइट्स का पता था। बहुत स्टूडेंट्स उस पर छोटे टेलीस्कोप की मदद से प्रोजेक्ट भी करते हैं, उनके ऑर्बिट निकालते हैं, किस किस तरह से बदलते हैं। तो वो 4 तो बहुत अच्छे हैं, बहुत छोटे टेलीस्कोप या इवन अच्छे बाइनोकुलर के द्वारा भी उनको देखा जा सकता है। परंतु आज वैज्ञानिकों ने जुपिटर पे कल लगभग 95 सैटेलाइट देखे हैं। ये जुपिटर है, और इसके चारों तरफ देखिए इतने सारे मून हैं, बहुत मून है। और सैटर्न जो इससे भी और आगे है, वो उसमें तो इससे भी ज्यादा है, 146 जो मून है, उन सब के निश्चित ऑर्बिट हैं, निश्चित सैटर्न से दूरी है, उन सबको भी आज एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं। और इसके बाद यूरेनस के भी 28 हैं, जो यहाँ पे दिखाया है, इसके भी मून बहुत सारे हैं। और जो नेपच्यून है, उसके 16 नेपच्यून। इस प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम में ही करीब 288 मून है। सोलर सिस्टम के कुल मूनों की आज जो हम संख्या जानते हैं, वो 288 है नंबर। और हमारा सोलर सिस्टम तो एक बहुत छोटा पार्ट है। यदि हम अपनी गैलेक्सी में देखें तो ऐसे हमारे सूर्य के बराबर, हमारे सूर्य से छोटे और हमारे सूर्य से बड़े बिलियंस ऑफ तारे हैं। उन सब में भी एटलीस्ट उनमें से कुछ में तो जरूर इस तरह के सैटेलाइट होंगे, मतलब प्लैनेट्स होंगे, उन प्लैनेट्स के मून भी होंगे। तो हमारी गैलेक्सी में ही, जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं, उसमें ही करोड़ों करोड़ों चंद्रमा हो, ऐसी ऐसी गणना है। और पूरे ब्रह्मांड में तो खैर बहुत ही बड़ा इसका नंबर हो जाएगा। तो अब हम आगे की स्लाइड पर जाते हैं। अब मैं यहाँ तक तो ये चंद्रमा की चर्चा थी। अब मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये स्पेस का जो प्रोग्राम है, ये कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उस समय पे 2 महाशक्तियां थी, यूएसएसआर और अमेरिका। अमेरिका का ने कि नासा नाम का संस्थान बनाया, ऐसे ही रशिया का भी एक स्पेस का संस्थान बना। और इसमें एक होड़ लगी इनको रॉकेट और सैटेलाइट दूर दूर बड़े बड़े छोड़ने के लिए। और उस दौड़ में, उस कंपटीशन में 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक नाम की, जो रशिया ने, यूएसएसआर ने जो एक सीरीज बनाई थी, स्पुतनिक 1, 2 और 3, तो उसका पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया। और ये सैटेलाइट यहाँ पे दिखाया है, ये बड़ा सरल था। इसमें कोई ना तो कोई साइंस का पेलोड था और ना ही कोई एप्लीकेशन का पेलोड था। केवल एक कैप्सूल था और उसमें थोड़ा फ्यूल था, ताकि वो इसको थोड़ी देर वहां रख सके। और इसको उन्होंने एक बहुत पावरफुल रॉकेट से छोड़ा, और ये छोड़ने से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसकी जो पेरिजी थी वो 230 किलोमीटर थी और अपोजी 940 किलोमीटर। जो ऑर्बिट था वो इलिप्टिकल था। एक एक टाइम पे वो पृथ्वी के नजदीक आता है, नजदीक आने में वो करीब 230 किलोमीटर ऊपर रहता है, और जब दूर जाता है तो 940 किलोमीटर हो जाता है। और इसका जो मात्रा थी वो भी ज्यादा नहीं थी आज के सैटेलाइटों की तुलना में। 93.6 किलोमीटर ही केवल इसका टोटल मास था। और वो 3 महीने तक पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में उसको करीब 96 मिनट लगते थे, और उसने लगभग 3 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करी। तो इस प्रकार से यूएसएसआर का स्पुतनिक 1
जो है वो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुआ जो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। और इसके बाद इससे अमेरिका को, और ये 3 महीने बाद अपने आप ही इसका फ्यूल खत्म हो गया और ये गिरने लगा, और गिरा और इस एटमोसफियर में जल करके समाप्त हो गया। इसका कोई भाग, केवल ऐसी शायद पृथ्वी पर आई होंगी, बाकी कुछ नहीं आया। तो इससे अमेरिका को, अमेरिका भी अपने आप को बहुत टेक्निकली आगे मानता था, तो अमेरिका को शौक लगा। और इन्होंने वो उसी के चलते चलते जब वो घूम रही था ये कैप्सूल, तो ऐसा ही एक दूसरा कैप्सूल बनाया और उसमें भी कोई पेलोड नहीं रखा। उसमें एक केवल एक, ये यहाँ पे आप डॉग का फेस देख रहे हैं, ये लाइका नाम का एक डॉग इसमें बैठा दिया और इसको छोड़ दिया। तो ये लाइका डॉग जो जो यूएसएसआर ने स्पुतनिक 2 में छोड़ा, ये दूसरा जीव, ये भी एक नई बात हुई कि रशिया ने पहली बार किसी जीव को सैटेलाइट में भेजकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। ऐसा भी मानते हैं कि ये डॉग जो है वो यहाँ से फायर करते टाइम पे ही समाप्त हो गया था, जिंदा शायद नहीं रहा था, बट इन एनी वे ये पहला बना। तो ये बहुत सरप्राइजिंग बातें हुई। और फिर यूएसएसआर ने एक स्पुतनिक 3 छोड़ा, जिसमें रियल साइंस के पेलोड थे जो एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए काम में आए। पर ये स्पुतनिक 2 और 3 के बीच में अमेरिका ने भी कई सारे अच्छे प्रयोग किए, और उनका पहला प्रयोग हुआ जनवरी 31, 1958 को, मतलब इनके कुछ महीनों बाद ही, जब इनका पहला स्पुतनिक चला गया और दूसरा स्पुतनिक जाने के बाद अमेरिका का ये एक्सप्लोरर 1 हुआ। और इससे एक बहुत विशेष प्रकार की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये बड़ा सक्सेसफुल सैटेलाइट रहा। और इसमें वैन एलन नाम के एक साइंटिस्ट के नाम पे एक रेडिएशन बेल्ट का एक्सपेरिमेंटली, ये ऐसा रेडिएशन बेल्ट मतलब पृथ्वी के चारों तरफ इंटरप्लैनेटरी मीडियम में होना चाहिए ऐसा माना जाता था, पर ये सैटेलाइट ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि हाँ, इसकी ऑब्जर्वेशन, इसमें से ये रेडिएशन निकलता है। उसके बाद ये वैनगार्ड नाम का सैटेलाइट छोड़ा, जिसमें पहली बार सोलर पैनल लगाए गए और सोलर एनर्जी वहीं पे प्रोड्यूस होकर के वहाँ के जो पेलोड थे उनको चलाने के काम में आई। फिर एक्सप्लोरर 3 ये सीरीज में छोड़ा, और वो ये जो रेडिएशन बेल्ट की और डिटेल स्टडी करने के लिए। पायनियर 1 उन्होंने छोड़ा था वास्तव में चंद्रमा के ऊपर रिसर्च करने के लिए। वो पहला प्रयास था अमेरिका का किसी को चंद्रमा के पास पहुंचाने का, और वो चंद्रमा की तरफ ना जाने के बजाय वो सन का ऑर्बिट, सोलर ऑर्बिट में चला गया। पर वो भी फिर पहला सोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट बना। और इसी समय पे, और ये इसके थोड़े बाद तक, अमेरिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया मेरी दृष्टि में, जो बहुत महत्व का लगता है, जिसके द्वारा हम उनमें ये प्रयास किया गया कि हम अपने, सूरज तो हमारा तारा है, दूसरे तारों से हम कम्युनिकेट करें और उनको बताएं कि हमारे यहाँ क्या क्या प्रगति है, क्या क्या विज्ञान है, क्या संस्कृति है, क्या क्या भाषाएं हैं। तो ऐसे सब चीजें इकट्ठी करके एक 2 सैटेलाइट, ये वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में रखी गई, और इसको 1977 में लॉन्च किया था नासा ने। और ये सैटेलाइट मून के पार हुआ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सब जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके पास से गुजरा, सबके बहुत अच्छे अच्छे चित्र लेकर के पृथ्वी पर भेजे। और इवन जहाँ जो 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 जिस बेल्ट में कॉमेट्स रहते हैं उसको भी पार कर गया। और ये जो सोलर सिस्टम का जो हम का जो एंड कहते हैं वो भी पार करके अभी ये हमारा तारे सूर्य और दूसरे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी में जो दूसरे तारे हैं उनके बीच के माध्यम में पहुंच गया। और ऐसा माना जाता है कि ये 2036 तक कम्युनिकेट करेंगे और इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, और इवेंचुअली ये किसी दूसरे तारे पर या तारे के प्लेनेट पर जाकर के गिरेंगे, और वहाँ शायद ये इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी से आए हैं और पृथ्वी पे इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, इस तरह के लोग रहते हैं, उनके बहुत सारे चित्र वगैरह उसमें भी हैं। तो ये काफी प्रगति हो गई थी। और इसी के इसमें
चंद्रमा के विषय में जो सबसे बड़ी प्रगति हुई कि फिर नासा ने एक अपोलो नाम का मिशन बनाया, जिसमें अपोलो 1, 2, 3 एक सीरीज छोड़ी। उसमें अपोलो 11 जो था उनका, उसमें अमेरिका ने 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे और उसका लीडर ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो ये इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे कदम रखा। तो ये ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू लैंड फुट ऑन मून। और तब से ही 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके इनके साथ में एक इनके कुलीग भी थे, बुज एल्ड्रिन। और उसके बाद 10 और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं मून पे गए, वहाँ की सॉइल लाए, रॉक वहाँ से इकट्ठी करके लाए। और मैं ये भी बताने का मुझे गर्व होता है कि हमारी संस्था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और विशेष रूप से प्रोफेसर भंडारी के नेतृत्व में इन जो जो लूनर सॉइल और रॉक कलेक्ट हुए वो हमारी संस्था में भी विद्यमान है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में। और इन्होंने उसका अध्ययन किया और करवाया भी। तो काफी एक्सपेरिमेंट और कुछ एक्सपेरिमेंट मून पे भी छोड़े। और इसी टाइम पे यूएसएसआर ने भी अपनी एक लूना नाम की सीरीज बनाई, और लूना 1, 2, 3, 4 उनमें भी, पर कभी उन्होंने उनका कोई कॉस्मोनॉट चंद्रमा पे जाके उतरा नहीं। केवल ये हमारे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ही बहुत सारे वहां पे गए, और उनका नहीं गया कोई। और उनका लास्ट और बाकी वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं वो उनके भी बहुत सारे हुए। उन्होंने भी वहाँ की पृथ्वी के अध्ययन, वहाँ के सैंपल भी लेके आए रोबोट के माध्यम से। और लूना 24 जो है 1976 में छोड़ा गया। उस समय पे जो ये मून का रिसर्च हो रहा था उसमें ज़्यादा तो यूएसएसआर और नासा, अमेरिका नासा, इनका कंपटीशन ही एक महत्वपूर्ण भाग था कि टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस कितने कितने काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा एक बार बीच में ऐसा भी आया था कि जो सोलर एनर्जी को, क्योंकि हम यहाँ पे सोलर एनर्जी यदि इकट्ठी करते हैं तो काफ़ी सोलर एनर्जी स्कैटर हो जाती है, चूंकि हमारा एटमोसफियर है और वो बहुत थिक है, तो ये काफ़ी को स्कैटर कर देता है, तो एनर्जी पूरी नहीं आती। तो वहाँ पे सोलर एनर्जी प्राप्त करें चंद्रमा पे जा करके, और उसको किसी तरह से पृथ्वी पे लाने का प्रयास करें। तो वो एक वहाँ पर वो सफल नहीं रहा, उसको लाने का या वहाँ पे ऐसा बड़ा तंत्र लगाने की मैं सफलता नहीं, और वो उतना इकोनॉमिकली वाइबल भी नहीं बना। और दूसरा फिर एक किया था कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करें, और वो भी बाद में पता लगा कि यदि हम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के 120 डिग्री एंगल बनाते हुए, पृथ्वी के सेंटर से 120 डिग्री एंगल बनाते हुए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट केवल स्थापित कर दें तो उससे पूरी पृथ्वी कवर हो सकती है कम्युनिकेशन के लिए और जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं। और आज तो उस कक्षा में करीब 30-40 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैं। इंडिया के भी कई स्टेशनरी सैटेलाइट वहाँ पर विद्यमान है, तो उनसे कम्युनिकेशन होता है। तो चंद्रमा के जो रिसर्च थी ये, इसका थोड़ा साइंटिफिक ये था कि भाई यहाँ की रॉक्स और लूनर सॉइल का अध्ययन कर ले, बट बहुत महत्वपूर्ण तब लग नहीं रहा था। इसलिए 77-78 के बाद में चंद्रमा का रिसर्च लगभग बंद हो गया। आगे की कहानी में थोड़ा और देर से सुनाता हूँ। तो फिर भारत में जो स्पेस का शुरुआत हुई वो 21 नवंबर 1963 में हुई, जबकि तुम्बा से, इनफैक्ट इसमें हमारे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के मेरे सीनियर वैज्ञानिकों का बहुत योगदान है, क्योंकि उसमें जो पेलोड रखा गया था वो पीआरएल में ही निर्मित हुआ था एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए, और उस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया था। तो ये रॉकेट छोड़ा गया, ये और ये साराभाई के, विक्रम साराभाई के लीडरशिप में ये काम हुआ था। और ये रॉकेट भी हमारा अपना नहीं था, ये भी इम्पोर्टेड था, यहाँ का बना हुआ। उसके बाद फिर इंडिया ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए और रॉकेट लिया, और फिर अपने रॉकेट टेक्नोलॉजी सीखी, रॉकेट बनाने सीखे, सैटेलाइट बनाने सीखे,
और शुरू में अपने सैटेलाइट भी रशिया से और दूसरे फ्रांस कई देशों से छुटवाए और उनसे अध्ययन किया। और एक साइट नाम का बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अमेरिका नासा का एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अमेरिका के ऊपर एक साल रहा और फिर अगले साल उसको इंडिया के ऊपर लाया गया और उससे ये एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। वो साराभाई का ही आइडिया था, हालांकि उस टाइम पर जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ तब उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, बट उनके जो बाद के थे प्रोफेसर यशपाल और बहुत सारे लोग, एक बड़ी टीम थी, उसने वो एक्सपेरिमेंट किया और करके दिखाया कि यदि हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में कोई चीज अपने यहाँ से भेजें तो हम अपनी शिक्षा बढ़ा सकते हैं। और उस टाइम पे ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में, गांवों में, जहां बिजली भी बड़ी मुश्किल से जाती है, वहां सैटेलाइट प्रोग्राम, टीवी के प्रोग्राम भेजे गए और कई भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भेजे गए। तब ये कन्विंस हुआ कि हमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए, ये हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है। और आज तो भारत ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति कर ली है। हमारे पास इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको हम नाविक कहते हैं। जैसा ये हम अपने कार चलाते हैं तो जीपीएस यूज करते हैं, ऐसा एक नाविक सिस्टम इंडिया का बना और इससे हम ज्यादा एक्यूरेटली अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इंडिया ने की, पर ये रीजनल है। दूसरा, ऐसे सैटेलाइट भी इसरो ने छोड़े जिनसे एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया गया, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का भी उसमें अध्ययन किया गया। एस्ट्रोसैट अभी छोड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए, बहुत पब्लिकेशन किया और बहुत सारी जानकारी अंतरिक्ष के, अंतरिक्ष क्या, ब्रह्मांड के विषय में, गैलेक्सीज के विषय में हमें मिली। रडार इमेजिंग सैटेलाइट हैं जो ये जो जैसे बाढ़ वगैरह आते हैं और तूफान आता है उसको जो मॉनिटर करने के लिए काम में ले जाता है, वो वाले सैटेलाइट की सीरीज इंडिया की अपनी है, अपने सैटेलाइट है, अपने द्वारा छोड़े हुए हैं और वो सब ये देखते हैं और सब ये उसका प्री वार्निंग वगैरह देने का काम उसके द्वारा किया जाता है। और उसी की फिर ये कार्टोसैट सीरीज है जो बेसिकली प्लानिंग मैप बनाने के काम में आता है, प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए कि कहीं पे वन कितने कट रहे हैं या किसी नदी का बहाव कैसा घट रहा है, बढ़ता है, ये सब चीजें ये कार्टोसैट सीरीज के जो सैटेलाइट है उनसे होता है। ओशन सेट की एक सीरीज है जिसमें ओशन का टेम्परेचर जो और कलर और उसमें और बहुत सारी चीजें मेजर करने की विधि है, जो इन ओशन का पोल्यूशन भी मेजर करते हैं, जिससे कि ये बरसात पे और इसमें होने वाले जो तूफान आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जी सैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिसमें से हम ये मोबाइल और टीवी प्रोग्राम देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और आज तो केवल भारत में ही नहीं, भारतीय प्रोग्राम को आप बहुत सारे देशों में जा करके सैटेलाइट के माध्यम से आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। और शुरू में ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे, इंडिया फ्रांस से छुटवाता था और दूसरे देशों के वो टेक्नोलॉजी यूज करता था, और अब ये सब आज ये सब यहीं बनते हैं और यहीं से लॉन्च भी किए जाते हैं सक्सेसफुली। और फिर मून मिशन जो आज का मेन टॉपिक है, चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया, चंद्रयान 2 2019 में गया, चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में पिछले साल ही हुआ, जो सबसे सफल, काफी महत्वपूर्ण काम उसने किया। और उसी के तत्वाधान में ये 23 अगस्त जो हम स्पेस डे मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे, वो उसी के कारण है। और चंद्रयान 1 और 2 के बीच में मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी भारत ने पहली बार, ये सब प्रयास भारत के, ये जो 3-4 लास्ट के 4 जो हैं, ये पहली बार में सफल होने वाले प्रयास हैं जिनको किसी देश ने पहले ऐसा नहीं किया था। और आज भारत न केवल अपने सैटेलाइट छोड़ता है, करीब 34 देशों के 150 से ज्यादा सैटेलाइट भी भारत छोड़ चुका है, जिससे कि धन की प्राप्ति भी देश को होती है। और इसमें मेजर सैटेलाइट्स में आदित्य L1 भी चंद्रयान 3 के थोड़े दिन बाद ही सक्सेसफुली छोड़ा और वो सूरज की रिसर्च करता है। अब फिर हम चंद्रमा की कहानी शुरू करते हैं कि जो पहले थे, मैंने बताया था वो तो
साइंस की स्टडी। आज जो चंद्रमा का रिसर्च का एंगल है वो बहुत आगे वाला है। उसमें ये है कि चंद्रमा पर जाकर जैसा हैबिटेशन हो, वहाँ लोग रह सकें, इंडस्ट्री बना सकें, या वहाँ पे जाकर वहाँ पे ऐसे ऐसी चीजें स्थापित करें, जैसा एक बड़ा टेलीस्कोप लगा दें, और चूंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और यदि उसकी फार साइड पर लगा दें और वहाँ से डेटा लें, तो वो 24 आवर आपको ऑब्जर्वेशन देता रहेगा, आपको सीखने को मिलेगा, और बहुत सारा काम वहाँ से किया जा सकता है। तो ऐसे सब काम करने के लिए आज हमें लूनर जियोलॉजी का ज्ञान होना अच्छा होना चाहिए। उसकी उसमें किस प्रकार के फ्लो हैं, क्या क्या वहाँ पे होता है, लूनर सरफेस का टेम्परेचर एक्यूरेटली पता होना चाहिए, तो उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या हैं। लूनर चंद्रमा का एक स्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर जैसा भी है टेन्यूअस, बहुत पतला दुबला है, उसमें हीलियम, आर्गन और नियोन जैसी गैसें पाई जाती हैं। तो ये कितनी मात्रा में और किस प्रकार से बदल, इसका अध्ययन चाहिए। और चंद्रमा पे छोटे छोटे अर्थक्वेक भी आते हैं, तो उस वहाँ की सेस्मिक कोई वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे सेस्मिसिटी कितनी है उसका अध्ययन करना है। फिर डस्ट डायनेमिक्स, चंद्रमा पे जो आके इम्पैक्ट होते हैं नेचुरली, जैसे पृथ्वी पे कभी कभी टूटते तारे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे चंद्रमा पे भी आते हैं, और शायद वहाँ एक तो ज्यादा भी आते हैं, और वहाँ उनका प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी पे जब ये आते हैं तो कहीं रिमोट जगह पे गिरे, और फिर चूंकि हमारे यहाँ मानसून है, विंड चलती है, खेती होती है, हम लोग अपने आप भी चलते हैं, तो उससे हम यहाँ की उनकी एविडेंस लगभग खत्म हो जाती है। भंडारी साहब ने तो उस पर भी बहुत सारा काम किया है, और ये बहुत कई ऐसे उनके सैंपल ला करके उसका अध्ययन किया था, वो जो मीटराइट्स आके गिरते हैं। और क्रेटर तो भारत में एक ही जो बड़ा क्रेटर दिखाई पड़ता है वो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पे है। और फिर चंद्रमा पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, हालांकि वो बहुत पृथ्वी की तरह से बहुत यूनिफॉर्म नहीं है और बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड तो काफी स्ट्रांग है, उसका हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे कम्युनिकेशन पे, और इनफैक्ट हम लोग के लिए तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेटर के आसपास रहते हैं उनको बहुत फायदा है कि सूरज से आने वाले जो बहुत हार्मफुल रेडिएशन है वो हमारे इक्वेटर तक आते ही नहीं, केवल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो केवल ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, और वहां भी काफी तो एस्केप हो जाते हैं, बट कुछ ध्रुवों पर उनका प्रभाव, ध्रुव क्षेत्र पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, और वहां वो अरोरा पैदा करते हैं। और फिर इसके जो लूज सरफेस है, जिसको रिगोलिथ ये कैरेक्टराइजेशन बोला जाता है, कि उसकी सरफेस की सॉयल लूज मटेरियल का अध्ययन करें, उसमें क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, तो उसके अध्ययन होता है। और भारत का जो पहला, माइक अपना बंद कर लो प्लीज। तो भारत का जो पहला चंद्रयान 1 मिशन छोड़ा गया था, जिसका बेसिक प्रोजेक्ट भंडारी साहब ने ही बनाया था, उसका जब ये छोड़ा गया तो उसका ये पूरे भारत में बहुत जगहों पे ये चित्र आया था कि ये भारत की पहली चंद्रमा की तरफ की यात्रा है। और ये ऐसा पहला नेशनल मिशन था जिसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हुआ, बट इंडिया की कैप्टनशिप इंडिया की थी, लीडर इंडिया था, इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इंडियन साइंटिस्ट थे और इंडियन इंजीनियर्स थे। तो और इसकी कॉस्ट बाकी देशों की तुलना में बहुत कम थी, तो ये बड़ा सफल प्रयास हुआ। और ये जो चंद्रयान 1 का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये 22 अक्टूबर 2008 में छोड़ा था, और यहाँ पे 22 अक्टूबर छोड़ने से ये लूनर ऑर्बिट में 8 नवंबर 2008 को पहुंच गया था। और स्टेबल होने के बाद जब ये, क्योंकि मैं आगे एक चित्र दिखाऊंगा उसमें ये क्रिया क्या है कैसे वो मैं दिखाऊंगा तब, तो उसके बाद फिर 14 नवंबर इसमें एक यहाँ पे एक इम्पैक्टर भी इसमें एक रखा गया था, कि जिसका काम, इसमें एक बेसिकली एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था, कि वो इसमें से छुटेगा और चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण चंद्रमा की तरफ जाएगा और चंद्रमा की सरफेस से जाकर टकरा जाएगा। बट इस जाते हुए में वो ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो इसमें रखा था, वो उसमें वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या है उसकी एनालिसिस करके वो डेटा भेजता रहेगा। तो वो डेटा भेजा गया, और ये इम्पैक्टर करीब 25 मिनट में जैसे रिलीज हुआ जा करके
14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की के साउथ पोल की पास ही एक क्षेत्र में टकराया और उस पॉइंट को जवाहर पॉइंट नाम दे दिया गया था। तो वो भारत का पॉइंट है, भारत की जमीन है चंद्रमा के ऊपर। और इसका ऐसे लाइफ तो 2 साल का एक्सपेक्टेड था, 2 साल चलेगा, बट चूंकि ये पहला ही प्रयास था और सफल प्रयास हुआ, बहुत सारे इससे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हम पे गर्व कर सकते हैं। पर ये 1 साल से थोड़ा पहले ही 28 अगस्त 2009 तक इसने काम किया। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो चंद्रयान 1 पे एक मून मिनरलोजी मैपर नाम का एक पेलोड था, जो इसरो, नासा और जेपीएल के कोलैबोरेशन से बना था। इनफैक्ट पेलोड तो शायद ये अमेरिका का नहीं बनाया था, और उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भारतीय थे। उस समय पे हमारे पीआरएल के जो डायरेक्टर थे प्रोफेसर जे एन गोस्वामी, वो इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे। और इसमें यहाँ पे ये चंद्रमा का मैप है, और ये 3 प्रकार के ऑब्जर्वेशन का मिश्रण है। एक तो 3 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पे जो एब्सॉर्प्शन होता है, और ये एब्सॉर्प्शन किया जाता है वाटर और हाइड्रोक्सिल OH जो मॉलिक्यूल हैं, वो इसको एब्सॉर्प्शन करते हैं। तो उनका जो कलर है, ये ब्लू कलर से जो दिखाया है यहाँ पे दिखता है, और कुछ यहाँ पे भी दिखाई पड़ता है, लेकिन मिक्स्ड है। तो ये जो है, ये पानी बताता है कि यहाँ चंद्रमा पे पानी है। दूसरा जो इसमें ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है, वो इसके सरफेस ब्राइटनेस को बताता है, और वो 2.4 माइक्रोमीटर का जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल इंफ्रारेड का होता है उससे बनाया गया है। तो वो इसकी सरफेस को दिखाता है। आगे इसकी और डिटेल चित्र भी मैं दिखाऊंगा, ये 2.4 माइक्रोमीटर। और फिर जो रेड कलर है जहाँ ये बीच में दिखाई पड़ता है, और फिर येलो वगैरह भी है वैसे तो खैर, पर जो रेड कलर वो शायद मिक्स है, इनके मिक्स से बनते हैं। और रेड कलर जो है ये आयरन रिच जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के कारण बनता है, ये भी एब्सॉर्प्शन का है 2 माइक्रोमीटर का। तो ये 3 का कंपोजिट जो आप यहाँ देख रहे हैं, इससे ये सबसे महत्वपूर्ण पानी था, क्योंकि पानी होने से ये हुआ कि वहाँ पे जीवन रहने की या जीवन को व्यापन करने की संभावना बढ़ी है। और उसके कारण आज विश्व के लगभग सभी देश चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यहाँ पे यही वही बात जो पहले चित्र में दिखाई थी, इसका छोटा सेक्शन है। ये 2.4 माइक्रोमीटर का इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस का मैप है, जिसमें कोई कलर नहीं दिया, यह सही आया। और इस पे जो इंफ्रारेड का जो एब्सॉर्प्शन 3 माइक्रोमीटर का एब्सॉर्प्शन का मैप, उसके ऊपर इम्पोज कर दिया। तो ये जो इम्पोज वाला है, ये पोर्शन है जहाँ पे वाटर या OH मॉलिक्यूल वाले पदार्थ है, जिसमें पानी है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसका था। और फिर इसमें चंद्रयान से ये चैनल्स का भी स्टडी हुआ, डिटेल स्ट्रक्चर्स का, क्योंकि इसका ऑर्बिटर तो काफी दिन तक चलता रहा, 1 साल तक उसने ऑब्जर्वेशन ली। और फिर ये भी यहाँ के इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट आते हैं वो कैसे क्रेटर्स का पैदा करते हैं, उनकी डिटेल स्टडी हुई, इसकी जियोलॉजी। और इसमें ये भी पता लगा कि जैसे टाइड पृथ्वी पर पानी से ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स आती हैं, और ऐसा वो तो लिक्विड पे है, पानी पे ये डिफरेंशियल फोर्स लगती है, उसके कारण से पानी उठ जाता है और फिर गिरता है, तो इस तरह से वो ज्वार भाटा आते हैं। पर ये फोर्स जो टाइडल फोर्स है, ये सॉलिड पिंडों पे भी काम करती है। और वहां पे कृपया अपना माइक बंद कर है। तो ये सब विभिन्न प्रकार की स्टडी चंद्रयान 1 से हुई, और ये बहुत सफल और बहुत उत्साहजनक, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, ऐसा एक सफल प्रयास इसरो का, भारत का रहा। अब हम जाते हैं पॉइंटर, ये चंद्रयान 2 पे चर्चा करते हैं। अब चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में छोड़ा गया था, और ये 20 अगस्त
2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान 2 में 2 पार्ट कहो या 3 पार्ट थे। इसका एक पार्ट तो ये जो यहाँ नीचे दिखाया है, ये ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का लाइफ तो लगभग 7.5 साल का है, और लगभग 5 साल तो उसको वहां पे काम करते हुए हो भी गए, और ऐसी आशा की जाती है कि अभी और ये वहां पे 2 ढाई 3 साल काम करेगा। और दूसरा जो इसका भाग था, ये विक्रम लैंडर यहाँ पे दिख रहा है ऊपर माउंट किया हुआ, और इसके अंदर एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। तो ये 2 पार्ट या 3 पार्ट चंद्रयान 2 के थे। तो जैसा इसको प्लान किया था, ये सक्सेसफुली चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया। और जो विक्रम लैंडर और रोवर का जो लाइफ प्लान था वो 14 दिन का था, पर ये 6 सितंबर 2019 को क्रैश हो गया। और उसमें देखे क्या हुआ था कि चंद्रयान 2 से जब विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ, तो करीब 35 किलोमीटर तक तो ये जैसा प्लान किया, जैसा चाहते थे उस तरह से चलता रहा। लास्ट के 2 किलोमीटर का जो भाग केवल चंद्रमा से 2 ही किलोमीटर ऊपर रह गया था, तो इसके साथ कम्युनिकेशन का लॉस हो गया, और उसका अपना सिस्टम उसमें था नहीं। अभी जो जो चंद्रयान 3 में भेजेगा उसमें तो अपना सिस्टम भी था। यदि हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो वो टेक ओवर कर लेगा और वो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, पर पहले में वो नहीं था। इस कारण से फिर वो क्रैश हो गया। और यहाँ पे 2 चित्र हैं, ये इनको बार बार दिखाया जा रहा है। एक स्लाइड ये पहले वाला है, और फिर कहाँ पे जाके विक्रम लैंडर खत्म हो गया। तो विक्रम लैंडर ने भी कोई काम नहीं करा, और रोवर तो उसके बाद ही करता, तो उसने भी कुछ नहीं करा। बट चंद्रयान 2 ने ऐसा बहुत काम किए, जिसमें में एक चित्र ये यहाँ पे दिखाया है कि ये चंद्रयान 2 की इमेज है, जिसमें के बहुत बड़ा क्रेटर देखा पहली बार, जिसका डायमीटर लगभग 8 किलोमीटर था, और डेप्थ करीब 1.7 किलोमीटर थी। और इसका नाम विक्रम साराभाई, जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहे जाते हैं, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। और इसीलिए इस मिशन को 98% सक्सेसफुल बोलते हैं, और आज भी ये काम कर रहा है। और जो पार्ट फेल हुआ विक्रम लैंडर वाला, एंड रोवर ने भी काम नहीं किया खैर उसी लिए, तो उसका बहुत केयरफुल एनालिसिस हुआ। कई टेक्निकल टीमों ने और साइंटिफिक टीमों ने उसका अध्ययन किया, और उसके करेक्टिव मेजर्स भी के सुझाव आए। उनको फिर चंद्रयान 3 में इम्प्लीमेंट किया, और करके फिर किया। और इसने मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी। और इसने ये क्रोमियम है चंद्रमा पे, मैग्नीज है, सोडियम है, इसका पता लगाया। और चंद्रयान 2 ने माइक्रो फ्लेयर्स, ये इसमें सन की स्टडी के लिए भी पेलोड हैं रहते हैं इनमें, क्योंकि वहां से सन भी 14 दिन तक कंटिन्यूसली दिखाई पड़ता है, और 14 दिन के बाद फिर वो नाइट आती है, फिर नहीं दिखता है, फिर 14 दिन बाद वहां से दिखता है। तो सन की ऑब्जर्वेशन भी उससे काफी अच्छी तरह की होती है। तो उसमें ये माइक्रो फ्लेयर्स जो सन पे एक्टिव रीजन होते हैं उनमें से तो फ्लेयर आती हैं, बट ये छोटी छोटी माइक्रो फ्लेयर एक्टिव रीजन से बाहर भी आती हैं, जिनको सन का जो बाहर वाला भाग जिसको कोरोना कहते हैं वो गर्म हो जाता है, और उसकी गर्मी इसका जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और ट्रांजिशन रीजन है, जिनको जो एटमोस्फेयर कहते हैं, उससे सबसे ज्यादा गर्म ये सबसे बाहर वाला भाग है, जो अपने आप में एक वैज्ञानिक गुत्थी बनी हुई है जिसको अच्छी तरह समझो। शायद इन माइक्रो प्लेयर्स का उसमें योगदान होता है। अब हम लास्ट में चंद्रयान 3 की थोड़ी चर्चा करेंगे, और ये लगभग लास्ट ही पार्ट है इसका। तो चंद्रयान, जैसे चंद्रयान 1, 2, 3 इनको इसी प्रकार से छोड़ा गया था कि ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये स्केल इनका अलग है, मतलब यहाँ पे चंद्रमा लगभग काफी उसका कंपेरेबल है, बट वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो दिस इज नॉट टू द स्केल, बट दिखाया है दोनों। तो यहाँ से पहले जो सैटेलाइट छोड़ा गया, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से, सभी वहीं से छोड़े गए, चंद्रयान 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो इसको जब छोड़ा तो पहले इसको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजते हैं। अब उसका देखिए पहला ऑर्बिट यहाँ, जैसे ये पेरिजी है पृथ्वी के पास वाला बिंदु, और ये सबसे दूर वाला बिंदु। और जब ये घूम के फिर से पेरिजी पे आता है, तो इसमें एक थ्रस्टर से इसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं।
वो बढ़ने से फिर ये और दूर जाता है, और फिर जब आया, फिर से आया तो फिर बढ़ा दिया। इसको कहते हैं अर्थ बाउंड मैन्यूरिंग। तो ये सब बढ़ाते बढ़ाते इसके जो इलिप्टिसिटी है, ये दूर वाला जो अपोजी है, उसको और दूर करते जाते हैं, और ये छठे में फिर इसको और ज्यादा एनर्जी दे देते हैं। उससे फिर ये लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाता है। इतनी दूर चला जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्व वहां चंद्रमा के गुरुत्व से कम होने लगता है। तो वहां से फिर ये पृथ्वी की चंद्रमा की परिक्रमा करता है, और वहां भी पहले ये इलिप्स बनाता है, ये चंद्रमा के पास वाला पेरिजी पॉइंट और ये दूर वाला। और फिर अब इसको यहाँ पे एनर्जी इसकी घटाते हैं, उल्टी डायरेक्शन में थ्रस्टर छोड़ते हैं, जिससे कि वेलोसिटी घट जाएगी और ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा। ये तो भारत ये सिस्टम यूज करके लॉन्च करता है। इसमें टाइम तो लगता है, बट ये कम ईंधन में काम होता है, कम पैसा लगता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगाता है। जैसे हमारे इसमें करीब 40 दिन लगे वहां तक पहुंचने में। तो यहाँ बाकी जो अमेरिका और रशिया छोड़ते हैं, उनके रॉकेट बहुत पावरफुल है, वो सीधा ही लगभग इसमें छोड़ देते हैं, और वो 7-8 दिन में ही वहां पे पहुंच जाता है। तो ये तो इसकी ट्रेजेक्ट्री है। और इसमें देखिए, मॉड्यूल तो लगभग ये उसी तरह का था, बट इम्प्रूव्ड वर्जन था। इसमें चंद्रयान 3 में एक अंतर ये भी था कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो ऑर्बिट, मतलब एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो इसको लेकर वहां तक गया, और उसमें कोई लगभग कम्युनिकेशन के अलावा बाकी कोई साइंटिफिक पेलोड या एप्लीकेशन पेलोड उसमें थे नहीं। और उसका तो और इसका जो लैंडर है, ये विक्रम लैंडर है, ये सारा जो बना है, इसकी स्ट्रक्चर में काफी परिवर्तन उस फेलियर एनालिसिस के बाद सजेस्ट किए गए थे, और वो उसमें इनकॉर्पोरेट किए। इसका मास 1726 किलोमीटर था, और जो रोवर है वो तो बहुत ही हल्का है, वो 26 किलोग्राम का ही है, जो वास्तव में इसके अंदर बैठा हुआ था। और जब ये चंद्रयान को छोड़ा 14 जुलाई 2023 को, और 40 दिन के बाद ये चंद्रमा, उसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, वो चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया। और फिर इसको वहां पे स्टेबल होने के बाद इनको विक्रम लैंडर को 23 अगस्त को ये सक्सेसफुली, सॉफ्टली, बहुत प्यार से जा करके चंद्रमा के ये चंद्रमा की सतह दिखाई है, उस पर जाकर लैंड हुआ। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय था। और इसी लिए ये आज का जो प्रोग्राम है, आज का दिन, नेशनल स्पेस डे, भारत के प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया। और इस पॉइंट का नाम भी शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। और फिर उसके बाद इसका रोवर बाहर आया, उसका मैं थोड़ा बताऊंगा आगे। पर उसके पहले मैं एक लूना वाले प्रोग्राम पे भी जाता हूँ, कि जैसा मैंने बताया था कि लूना 24, लूना जो सीरीज रशिया की थी, उसका 24 1976 में छोड़ा। पर हमारा ये सैटेलाइट चंद्रयान, चूंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर लैंड होने के लिए 14 जुलाई 2023 को भेजा, तो रशिया ने एक अपना लैंडर बनाया, जैसा हमारा विक्रम लैंडर है, और एक सैटेलाइट बनाया, और उसको 11 अगस्त 2023 को ही छोड़ दिया। हमारे बाद में छोड़ा, पर चूंकि उनका तो फास्ट सिस्टम है, तो वो 19 अगस्त को ही वहां पहुंच गया और क्रैश हो गया, तो वो फेल हो गया। नहीं तो ये चंद्रयान 3 के लिए एक बड़ा कंपटीटर था, कि उसी रीजन में उनसे पहले जा करके लैंड करेंगे। कहते तो ऐसा भी है कि हमारे पीएल के जो डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर अनिल भारद्वाज, उन्होंने सिंगापुर पे मैं आई थिंक अगस्त के फर्स्ट वीक में एक लेक्चर दिया था। वहाँ पे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें काफ़ी देशों के लोग थे, और उसमें ऐसा बताया कुछ वहाँ के जो लोग जिन्होंने सुना देखा, कि वहाँ पे एक चाइनीज ने हाथ उठा करके प्रश्न पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पहले साउथ पोल पे उतरने वाले होंगे। बोला हारा ही जा रहा है, और तब तक गया नहीं था, ये 11 अगस्त से पहले की बात है, कि क्या पता कोई दूसरा देश भी छोड़ दे। तो मतलब उस वैज्ञानिक को इस बात का ज्ञान था कि रशिया छोड़ने वाला है 11 अगस्त को, और वो छुटा, और वो अनफॉर्चुनेटली मिसहैप हो गया, क्रैश हो गया। तो भारत का ये चंद्रयान 3 की सफलता और ज्यादा बड़ी सफलता हो गई,
कि 4 दिन पहले उनका फेल हुआ और हमारा पास हो गया। इनफैक्ट प्रयास तो और भी कई देशों ने यहाँ पे लैंडिंग किए थे और सफल केवल भारत हुआ। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और इसमें चंद्रयान लैंडर में भी कई पेलोड थे हैं। एक तो ये जो चेस्ट से बोलते हैं उसको, चंद्रमा की सरफेस का थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करता है। वो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर मेजर करता है। फिर मतलब चंद्रमा पे होने वाली सेस्मिक एक्टिविटी का अध्ययन करता है, सेस्मिसिटी का पता लगाता है। और एक लैंगमूर प्रोब है, ये भी पीआरएल इसका बहुत स्पेशली है, क्योंकि रॉकेट्स में लैंगमूर प्रोब से अध्ययन पीआरएल ने ही सबसे पहले इंडिया में शुरू किए थे। और बहुत सारे अध्ययन उसके भी कई पीआरएल के स्टूडेंट्स ने इस पर पीएचडी भी किया है। तो वो इसके पास के जो प्लाज्मा डेंसिटी है और उसका वेरिएशन है उसको का अध्ययन करने के लिए लैंगमूर प्रोब नाम का एक यंत्र उसमें रखा गया था। और एक नासा का भी पेलोड इसमें था, जिसको रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे कहते हैं, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर। ये बेसिकली रेट्रो रिफ्लेक्टर उस तरह की चीज है जो ये रोड पर लगाते हैं ना, कि जो रॉन्ग साइड से आए तो उसको लाल दिखेगा और इधर साइड से जाओ तो ग्रीन दिखाई पड़ने लगता है। तो रेट्रो रिफ्लेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर जब कोई लाइट जाके इंसिडेंट होती है, जिस डायरेक्शन से वो आई उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसा मेरी कार की हेडलाइट किसी रिफ्लेक्टर पर जा गिरेगी तो वो मेरे पास ही आएगी, दूसरी कार पर बहुत कम उसका प्रभाव होगा। तो वो उस तरह के ये चंद्रमा की जो दूरी नापने के लिए रेंज की स्टडी करने के लिए यंत्र नासा ने बनाया था, वो भी उसमें रखा गया। और रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसको एपेक्स बोलते हैं, और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। और इनके दो मैं यहाँ पे आपको लास्ट में चित्र दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये तो बहुत पहले ही 86 की ऑब्जर्वेशन है, चंद्रयान 3 से ही हुई थी, जिसमें चंद्रमा पे ये टेम्परेचर का वेरिएशन है और ये डेप्थ है। ये चंद्रमा की सरफेस है 0 और ये इसके ऊपर 20 मिलीमीटर, सॉरी, ये दूर यहाँ लिखी है मिलीमीटर में है। तो ये यहाँ पे करीब 50 डिग्री टेम्परेचर था सरफेस पे। और जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं, उसकी सरफेस के अंदर जाते हैं, ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट लीनियरली डिक्रीज होता जाता है। और 80 मिलीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर नीचे जाते ही लगभग -10 डिग्री हो जाता है। तो जो ये शो करता है कि इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी फास्ट है, तो इसकी कंडक्टिविटी कम है। तो ऐसे अध्ययन ये चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और रोवर में किए। और ये पेपर है, ये जो मैं यहाँ डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये तो अभी बहुत 2 ही दिन पहले हमारे यहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं संतोष वाला, और जो पूरा ग्रुप, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं। उनका एक नेचर साइंस में पेपर अभी 21 अगस्त को ही पब्लिश हुआ है, उसमें से मैंने ये चित्र लिया है। तो उसमें देखिए ये जो बेसिक इमेज देख रहे हैं यहाँ चंद्रमा की, जिसमें स्पॉट जैसे दिखाई पड़ते हैं, ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई है। और इस पे यहाँ पे लिखा है विक्रम, तो विक्रम लैंडर यहाँ पे लैंड हुआ था, यहाँ पे आया था और यहाँ पे खड़ा होकर के वो ऑब्जर्वेशन ले रहा है। और प्रज्ञान, ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, इस पे सब पे प्रज्ञान गया। और ये जो ग्रीन कलर से 2 पॉइंट दिखाए हैं, ये प्रज्ञान की पार्किंग पोजीशन है, यहाँ पे एक है और एक वहाँ पे है। तो इन जगहों पे प्रज्ञान ने ऑब्जर्वेशन ली और उन ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें सीखी गई। बट उसका एक उदाहरण मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, वो ये है कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के पीक आप देख रहे हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन से ये सब नॉर्मलाइज है, सब वो सबसे बड़ा है और उससे सब छोटे उसके फ्रैक्शन में कम है। तो ये इसकी अबेंडेंस दिखाते हैं। तो ये वाडावल एट अल 2004 का चंद्रयान 3 के डेटा पे पेपर है। इसमें बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि इतने सारे एलिमेंट चंद्रमा पर विद्यमान। और ये भी पता लगा उस क्षेत्र में जितने भी ऑब्जर्वेशन लगभग इसी तरह की एलिमेंटल एविडेंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ। इसमें जो लाल कलर है वो शायद कोई एक मॉडल है, तो ये मॉडल से
ये सबसे ज्यादा बड़ी ऑब्जर्वेशन वाला है। बट जो दूसरे पॉइंट है जो कम ली गई, वहां से इसमें थोड़ा सा वो डिस्पर्शन ज्यादा है, अदरवाइज इसी तरह का आता है। पर ये केवल पोलर रीजन का है, दूसरे रीजन्स की स्टडी ऐसी बाकी है। तो अब हम थोड़ा सी चर्चा, ये चंद्रयान के 3 की जो मेन फाइंडिंग्स है उनका छोटा विवरण है कि वहाँ डेंसिटी और टेम्परेचर मेजरमेंट हुए, मून के आयनोस्फीयर का स्टडी हुआ, सॉयल के टेम्परेचर और कंडक्टिविटी मेजर करी, और ये एलिमेंटल एविडेंस का तो मैंने बताया ही। दूसरा ये भी एविडेंस चंद्रयान 3 ने बताई कि चंद्रमा की सरफेस के नीचे भी पानी होने की संभावना पूरी पूरी है, तो जिससे कि पानी की क्वांटिटी चंद्रमा पर ज्यादा हो सकती है, ये संभावना इससे पता लगती है। और हमारे इसरो और जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो बाहर के देशों में जो भी चंद्रमा से संबंधित रिसर्च है, और सभी फील्ड में वैसे काफी कोलोबरेट करते हैं, और बड़े बड़े कोलोबरेशन भी जापान के साथ, चाइना चाइना के साथ भी होते हैं, कम होते थोड़े, बट नासा के साथ बहुत सारे हुए। तो उनमें भी हमारे वैज्ञानिक और यहाँ की संस्थाएं भाग लेती, पार्टिसिपेट करती हैं, और अपने भी चंद्रयान 4 और 5 का तो डिजाइन इसरो ने तैयार करके रखा हुआ, और उस पर अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल बाकी है, तो वो छोड़े जाएंगे चंद्रयान 4 और 5, जिसमें ये चंद्रयान 2 और 3 में जिस तरह काम को, इनको और ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, और ज़्यादा लंबे अरसे तक कर सकें, ज़्यादा वो करें, और इवेंचुअली एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सैंपल भी वहाँ से लेकर के, पहले शायद रोबोट की मदद से लेकर आए, और फिर शायद मतलब हमारे एस्ट्रोनॉट भी वहाँ पर जाएं और वहाँ काम करें, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन लें और डेटा लेकर आए, सैंपल लेकर आए, वो अध्ययन भी होगा। आर्टिमिस नाम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो नासा की लीडरशिप में है, इसमें ये सब देश इसमें सम्मिलित हैं, भारत भी उसका एक पार्टनर है। इसमें कुछ देश तो मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन करेंगे, बट भारत जैसे और कई देश जिन्होंने सैटेलाइट रॉकेट टेक्नोलॉजी और इस पर पेलोड बनाने में जानते हैं, वो इनके लिए इंस्ट्रूमेंट भी बना के दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी मैंने बोर किया या बताया उसको विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके जो उसके ऑथर हैं, जिनका काम मैंने इसमें यूज किया है या वेबसाइट से मैंने लिए, उन वेबसाइट को भी धन्यवाद देता हूँ। तो और आप सबको धन्यवाद कि आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, और यदि कोई प्रश्न आपके हैं और मैं उनका उत्तर जानता हूँ तो मैं देने का प्रयास करूंगा, नहीं तो खैर भंडारी साहब तो यहाँ विराजमान है, वो तो उत्तर जरूर ही दे देंगे। धन्यवाद। वत्स साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शानदार आपने व्याख्यान दिया हिंदी के अंदर, और बहुत ही मतलब सिंपल वे में बताया, बहुत ही सिंपल, ताकि एकदम साधारण व्यक्ति भी समझ सके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, मतलब कॉमन पब्लिक के लिए, मतलब। तो बहुत अच्छा कवर किया आपने सभी